डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इसमें मॉडल सेट 1 2021 एग्ज़ाम के लिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें सेट में से आपके कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिस जिस तरह से हमारे पास सेट आएंगे हर सभी विषय के सेट डाल देंगे। और इसका जो पीडीएफ है आप डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। लेकिन ध्यान रहे इस वीडियो में ही इसका पासवर्ड जो बताऊंगा पीडीएफ का वो आपको नोट कर लेना है, ताकि आपको पीडीएफ खोलने में दिक्कत ना हो। तो सेट 1 का जो सोल्यूशन है वो पूरा देखेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि आपका जो है इसमें आपका रूप दर्शाया जा रहा है। इसके बाद में मैं सॉरी मेरी उनकी प्रीत पुरानी में किन दो लोगों के बीच प्रीति की बात की गई है। यहाँ प्रीति नहीं आएगा, यहाँ प्रीत की बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मीरा और कृष्ण। ठीक है। इसके बाद में औरत देह ही नहीं दिल और दिमाग भी है, ये वाक्य अनुराधा ने किससे कहा था? स्वयं से कहा था। ये आपको इसका आंसर नोट कर लेना है। ठीक है। वीडियो के बीच में मैं पीडीएफ का पासवर्ड बताऊंगा, उसके लिए ध्यान रखना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर है एक सुपर कंप्यूटर एंड की जगह एक आएगा। यहाँ पे 1 सेकंड में कितनी गणितीय गणना करने में सक्षम होता है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है तो इसमें मिस्टेक हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा 1 खरब के आसपास वो गणितीय गणना कर लेता है, इतना कंप्यूटराइज होता है। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो इसका जो है आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर वही है, पहला वाला ऑप्शन, जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को। ठीक है, कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग पैदा हो रहे हैं उसके बीच के जो अंतर है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। वो किस टाइप का हो रहा है, यानी कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, जन्म लेने वालों कम है, तो जनसंख्या वृद्धि की जगह वो जनसंख्या कम दर हो जाएगी। ठीक है। इसके आगे की हम बात करें बी पोर्शन में, तो यहाँ पे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आप चलिए देखते हैं इसके रिक्त स्थानों की जो पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पर है आपका वृद्धों से तरुणों ने कहा आप खाली स्थान बनकर आराम से रहें, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा देवता बनकर आराम से रहें। उसके बाद में दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण देवता, यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर। उसके बाद में दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण खालिस्तान माध्यम है, तो संचार माध्यम है। इसके बाद में आपका लोकतंत्र का चौथा जो खंबा है वो क्या है? समाचार पत्र है। उसके बाद में भारत ने जो है वर्ष 1998 में ईस्वी में सुपर कंप्यूटर का विकास कर विश्व को चकित कर दिया था। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट है अनुराधा खालिस्तान विद्या की रचना है, तो कहानी की रचना है। उसके बाद में मीरा की भाव काव्य भाषा में राजस्थानी या राजस्थान की बोलियों को मिश्रण कर लिया गया है या सम्मिलित है। इसके बाद में खंड वाला आगे आपका जो है सही जोड़ियाँ बनानी है आपको। तो यहाँ पर पहला है गजानन माधव मुक्त बोध, तो इसको आपको मिलाना है चांद सा मुंह टेढ़ा। ठीक है, ये वाला इससे मिल जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो पूछा गया आपसे धर्मवीर भारती, तो धर्मवीर भारती को आपको सेकंड अंधा युग से आपको मिला देना है सेकंड को, तो ये अंधा युग हो जाएगा, जिसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी तरह से जयप्रकाश का जो है आपका कामयानी हो जाएगा, ये वाला। और आपका इसके बाद में है रामचरितमानस जो है उसको मिलाना है आपको चौथे से, तुलसीदास ने लिखा था। और दुष्यंत कुमार जो हैं ये है एक पंथ विष पाई, एक कंठ विष पाई जो बचा हुआ आपका, उसका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो बचा होता है लास्ट में आपस में मिल जाता है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पोर्शन पे। तो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है, वह तोड़ती पत्थर कविता में किसकी दशा का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो यह है श्रमिक महिला की बात की गई है। दो कलाकार, कहानी के रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी हैं। उसके बाद जी विशा कि विजय किस विद्या की रचना है? तो संस्मरण की है। उसके बाद में वाक्य की परिभाषा लिखिए, तो एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, या शब्दों के सही समूह को वाक्य कहते हैं। इसके बाद में अनेक राहें देखकर कवि मुक्त बोध क्या करना चाहते हैं? तो अनेक राहें देखकर कवि मुक्त बोध उन पर चलना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहते हैं? तो चलना चाहते हैं। इसके बाद में आपका जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, ये वाला आपको जो है कविता की पंक्तियाँ पढ़नी है। और इसमें आपसे पूछा गया है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है, ये दोहा रूप में है। अब इसके आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पठित दोहा के आधार पर तुलसीदास के नीतिपरक विचारों पर प्रकाश आपको डालना है। तो तुलसीदास जी ने अपने दोहे के आधार पर प्रस्तुत किया है कि संसार में ईश्वर ने गुण दोष क्षेत्र को समान रूप से बनाया है।
और संत जो है हंस और संत के दोष को बताया है। यहाँ पे सभी की चीज़ें मतलब यहाँ पे बताई गई हैं। मंत्री गुरु चिकित्सक के साथ राज्य धर्म शरीर का नाश को बताया है। मनुष्य को संसार में आकर सदा जीवन जीने के लिए ईश्वर स्मरण करना तथा कुछ दान अवश्य करना चाहिए इत्यादि चीज़ें बताई हैं। इसके अथवा में अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण सहित आपको एक समझाना है। अतिशयोक्ति मतलब उसमें जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, जैसे कि जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना अधिक बढ़ा चढ़ा के किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, यानी बहुत ज़्यादा फेंक देना, वो अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे कि आप चले धनुष से बाण, साथ ही शत्रु सैन्य के चले प्राण या प्राण चले। तो इसमें अलग वाक्य है और ये भी अलग वाक्य है, क्योंकि ये बाण चलाने से ये बोल रहा प्राण जो है चले जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा फेंका जा रहा है। तो इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के विषय में आप क्या जानते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का विकास 1988 में किया गया। यह भारत की महान उपलब्धि है, जिसमें स्मृति भंडार जो है 52 मेगाबाइट और 500 MB फ्लॉपी की क्षमता से काम करता है ये। और यह कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 खरब गणितीय गणना करने में सक्षम है, जिसका अभी अभी हमने आंसर देखा था। और परम 10,000 कंप्यूटर से मौसम विभाग और भूकंप आदि की दूर संवेदी जो आकलनों को यहाँ पे मतलब इकट्ठा किया जा सकता है, ये आपको बताना है। इसके बाद में अथवा में आया है बाल विवाह से क्या तात्पर्य है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कम उम्र में बालक बालिकाओं से होने वाला जो विवाह है वो बाल विवाह कहलाता है। अब इसके बाद में इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट आपका लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं आराम से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो है, लेखक में डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा गया है। तो मतलब लेखक ने यहाँ पे आएगा, लेखक ने डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा है। तो उनका क्योंकि वो शरीर दृष्टि से छोटा नहीं, अप्रत्याशित बाधा होते हुए भी मन कर्म निरंतर रत रहता है और नव नव प्रकाश विकर्णी होता है रहता है, नए उत्साह के साथ अपने पैरों से लेखक का कार्य करता है, इसलिए। ठीक है। अथवा में है फिर आपका दो कलाकार कहानी का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे उद्देश्य को जो है आपको लिखना है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखिए, आप इसको आंसर हमने दे रखा है। यहाँ पे 5वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर शोषक और शोषित के जीवन का इस अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो यहाँ पर अंतर इस तरह से आपको लिखना है। इस कविता के आधार पर शोषक वर्ग ऊंचे महलों में बैठकर आनंद लेता है और भोग विलास में रमा रहता है, मतलब आराम की ज़िंदगी जीता है। किंतु जो शोषित वर्ग गरीब है, उसके पास ना तो तन ढकने को कपड़ा है, खाने को पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, और गरीबी उपस्थिति में वह गर्मी के दिनों में धूप छाँव की परवाह किए बगैर जो है कार्य में लगा रहता है अपने। अथवा में आया है वो दो कलाकार कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट आपको करनी है, मतलब ये शीर्षक क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर दो कलाकार की कहानी में शीर्षक के अनुसार दो व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसीलिए दो कलाकार को इसको, जैसे कि जिसमें एक समाज के विकास के रूप में और एक चित्रकार के रूप में। इसके बाद में आपका है रहीम ने प्यादे और वजीर का दृष्टांत क्यों किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे फर्जी लिखा है। तो प्यादे की चाल जो वजीर में बदल जाने पर फर्जी ही है ये। तो प्यादा जो है वजीर की तरह आचरण करने लगता है और वह अपनी चाल को छोड़कर वजीर की तरह टेढ़ा चलता है, क्योंकि आप अगर खेला होगा अपने चेस तो उसमें ऐसा ही होता है। तो उस उक्ति को देख करके रहीम का यह बतलाना चाहता है कि छोटा आदमी बड़प्पन ना पा जाने से अपनी स्वाभिमानता भूल जाता है या अपने जो पुराने आचरण को भूल जाता है। इसके बाद में इसका अथवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, लेखक ने कुटुज की तुलना राजा जनक से क्यों की है। तो इसका आंसर है, राजा जनक संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उससे मुक्त हैं। लेखक के अनुसार आखिरी चट्टान से क्या तात्पर्य है। तो इसमें है आपका जो कन्याकुमारी की विवेकानंद शाला को आखिरी चट्टान उन्होंने कहा है, और यह चट्टान अरब सागर
अरब हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों के संगम पर जो है अरब और हिंद महासागर, यहाँ पे कोमा नहीं लगा है, अरब और हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी तीनों के संगम पर स्थित है, जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। ठीक है, यह चट्टान भारत की धुर दक्षिण तट से 100-125 गज आगे जाकर समुद्र के बीच स्थित है। अथवा में है इसका रवि कवि रैदास के ईश्वर की उपमा किन किन से की है या उसका उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पर रवि रैदास जो कवि रैदास हैं उनके बारे में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उपमा जो है बादलों से की है और चंदन से की है, सुहा से की है, दीप से की है और स्वामी से की है। उसके बाद में दो जो वाक्य को शुद्ध करना है आपको, तो यह अपने विषय की एक ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। तो यह अपने विषय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। ये सर्वश्रेष्ठ है तो एक ही, जो ही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्वश्रेष्ठ तो एक ही होता है। उसके बाद में 4 हॉल के लड़के नकल करते हुए पकड़े गए। 4 हॉल के लड़के, तो 4 हॉल में आएगा यहाँ पे। इसके बाद में आगे गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो गुरु के ऊपर नहीं पर आएगा। इसके बाद में भारतेंदु युग के 2 कलाकार साहित्यों के नाम लिख सकते हैं आप साहित्यकारों का, तो वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद में छायावाद की मुख्य विशेषताएं जो हैं आपको बतानी है। तो छायावाद की मुख्य विशेषताएं आपकी व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति प्रेम, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोह, रहस्यवादिता और करुणा एवं वेदना की अभिव्यंजना। अथवा में है इसका फिर रहस्यवाद की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। ये छायावाद की थी और अब आपको रहस्यवाद की पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका प्रेम की अभिव्यंजना है, आध्यात्मिकता है इसमें, और परोक्ष सत्ता के प्रति आकर्षण है, आत्मसमर्पण की भावना है और रूपकों और प्रतीकों की योजना है। इसके बाद में कवि दिनकर अथवा मुक्तिबोध का साहित्य परिचय दीजिए। तो दोनों में से किसी का भी दे सकते हैं। तो आपको दोनों ही यहाँ पे दे दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आ पाए। तो यहाँ पर उनका जीवन परिचय है, रचनाएं जो है वो लिखना है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थानीय किसी भी कार्य कवि का जो पूछा जाए आपसे साहित्यिक परिचय, तो ये सभी बिंदुओं को आपको लिखना है। आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं गजानंद यानी मुक्तिबोध की। तो उनका भी जीवन परिचय, फिर रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में जो उसका स्थान है वो आपको बताना है। आगे की बात करें हम, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा मोहन राकेश जी का साहित्यिक परिचय आपको देना है। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे जीवन परिचय, कला, रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान बता देना है। इसके बाद में इसमें मोहन किशोर का भी नाम है, तो मोहन किशोर के बारे में भी आपको इसी तरह से बताना है। तो जीवन परिचय, रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान, ये सभी चीज़ें आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। समझाने वाली कोई चीज़ इसमें अभी नहीं है। इसका पीडीएफ का पासवर्ड मैं बता दूंगा इस वीडियो में, आप उसको डाउनलोड करके खोल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर निम्न काव्यांश की सब संदर्भ आपको व्याख्या करनी है। तो पहले सबसे पहले इसको संदर्भ लिखना है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, ये वाला। तो प्रस्तुत दोहा कहाँ से लिया गया है और किस पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक का नाम क्या है, ये आपको बताना होता है। उसके बाद में प्रसंग में आपको प्रस्तुत दोहा जो है उसमें किस टाइप की वो बातें कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप व्याख्या करेंगे कि इस पूरे का जो मतलब हिंदी अनुवाद अगर हम करते हैं तो इसमें क्या पूरे वाक्य हमें समझाता है। तो इस तरह से वाक्य आपका संदर्भ सहित वाक्य व्याख्या हो जाएगी। इसके बाद में लास्ट जो ऑप्शन है उसको विशेष ज़रूर लिखना है आपको कि इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो विशेष बातें आप उसको ज़रूर लिखेंगे, ये ध्यान रखना आपको। इसी तरह से आपका नेक्स्ट अथवा में जो है कनक कनक ते, तो ये वाला भी बहुत अच्छा है और ये आने के चांस ज़्यादा हैं। तो इसकी भी संदर्भ व्याख्या प्रसंग आपको करनी है। यहाँ पे आपका सब लिखा हुआ, आराम से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में विशेष ज़रूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ पर इसमें अ पार्ट है, मैं तेरे भीतर जाकर मैंने भीतर जाकर साड़ी बदली, ललाट पर बिंदिया लगाई, अब मेरे लिए यह मेरा सुहाग चिन्ह नहीं मेरी श्रृंगार है। तो ये वाले जो है इसका आपको वही संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना होता है इसको।
व्याख्या करने के बाद में इसमें विशेष नहीं होता, जब काव्यांश होता है तभी विशेष होता है, गद्यांश में विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से ब पूछा गया है तो ब का भी आपको पढ़ने के बाद में संदर्भ बताना है, और इसका जो ऊपर संदर्भ लिखा है वही आपको लिख देना है, व्याख्या प्रसंग और व्याख्या कर देनी है। ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो 14th क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक विचार का भाव पल्लवन आपको करना है। तो यहाँ पे परोपकार सच्चा धर्म के बारे में पूछा गया है, तो आपका इसका भाव पल्लवन कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। फिर दूसरा पूछा गया है आपसे किसी एक का करना है आपको, यहाँ पे कोई भी आपको इशारे पढ़ के याद रखने, कोई भी आ सकता है। नर और नारी एक गाड़ी के दो पहिए, इसका भाव पल्लवन यहाँ पर है। इसी तरह तीसरा जो है आपका अधिकार से कर्तव्य बड़ा होता है, तो इसके बारे में आपको बताना है, तो इसका भी भाव पल्लवन करना है, मतलब उसके उस चीज़ को बढ़िया से समझाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त हेतु आपको सचिव जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर को एक आवेदन पत्र बताना है या लिखना है, और उसका जो है आंसर इस तरह से लिखेंगे। आपको प्रति सचिव और माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़, और विषय आपको लिख देनी है अंक सूची के लिए। उसके बाद में आप यहाँ पे महोदय से स्टार्ट करेंगे, और निवेदन है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा की मेरी अंक सूची खो गई है। मैंने ये परीक्षा 2009, 10, 12, 15 जो भी आप लिखना चाहें बीते साल में आप लिख सकते हैं को दी थी। मुझे अंक सूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए आधारित शुल्क ₹50 ड्राफ्ट बैंक नंबर 10 के नाम से भेज रहा हूँ। ठीक है, या भेज रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आप उसको डिटेल को लिख देंगे, जो भी उससे संबंधित दस्तावेज के साथ आपको चाहिए होते हैं, जैसे आपका नाम उसमें चाहिए, तारीख चाहिए जन्म का और पिताजी का। उसके बाद में परीक्षा जो है आपने कौन से सन में दी थी, परीक्षा का केंद्र क्रमांक आपके पास फ़ोटो कॉपी होगी उसमें से देख सकते हैं, परीक्षा का केंद्र लिख देंगे, अनुक्रम आपका रोल नंबर लिख देंगे, और आपका जो भी उसमें एड्रेस वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप अपना एड्रेस ज़रूर डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर संकलन जो है ड्राफ्ट जो है वो बता देंगे, और दिनांक लिख देंगे 12, 13, 15 या जो भी आपका बीता वर्ष है उसको लिख सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ है तो। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप विनीत या भवदीय लिख करके आप अपना नाम लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र जो है आपको लिखना है। तो यहाँ पे प्रिय मित्र योगेश सुरेश जो भी लिखे हैं सप्रेम नमस्ते, और तुम्हारा पत्र कल मिला, पढ़कर अपार हर्ष हुआ, तुम्हारा अनुक्रमांक मेरे पास था और आज ही ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है कि दैनिक भास्कर में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, तुम्हें प्रथम श्रेणी में पाकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। इस तरह से आपको ये लिख करके अपना तुम्हारा मित्र यहाँ पे जो भी है अपना नाम लिख देना है। नेक्स्ट जो है आपका निम्न में से किसी एक विषय पे आपको 250 शब्दों में जो है निबंध तैयार करना है। तो आतंकवाद, दूरदर्शन, साहित्य और समाज किसी पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आतंकवाद के बारे में सबसे पहले प्रस्तावना बतानी है आपको, आतंकवाद का अर्थ क्या है। उसके बाद में आप आतंकवाद का कारण लिख सकते हैं, उसमें बताने के लिए आपको आतंकवाद का कारण लिखने के बाद में आतंकवाद का उद्देश्य जो है वो आप बताएंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद में आप जो है नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे भारत में आतंकवाद का क्या है, और आतंकवाद को समाप्त करने के उपाय, या फिर केवल उपाय लिख देंगे, केवल उपाय भी लिख सकते हैं ऐसे। और उपाय लिखने के बाद में आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में दूरदर्शन और उसका महत्व है जो है उसके बारे में प्रस्तावना, और आविष्कार या कार्य प्रणाली उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना होता है, तो उसको समझा देंगे इस तरह से। समझाने के बाद में जो है आपको उसका महत्व बता सकते हैं, और केवल पॉइंट लिख सकते हैं पूरा ना लिख करके भी। तो जैसे कि मनोरंजन का साधन है, दूरदर्शन का महत्व हम इस तरह से कर सकते हैं कि वो मनोरंजन का साधन है, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण साधन है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और उसके बाद में दूरदर्शन के दुष्प्रभाव भी जो हैं, इन नेगेटिव इफ़ेक्ट किसी भी निबंध में उसको ज़रूर लिखें, और लास्ट में उपसंहार जो है आप उसको बता देंगे। ठीक है। इसके बाद में साहित्य और समाज पे अगर आता है तो समझ उसका भी प्रस्तावना आपको लिखना है। फिर साहित्य क्या है, समाज क्या है, साहित्य और समाज की बात हो रही है, साहित्य पर समाज का क्या असर होता है ये आप बता सकते हैं, और समाज पर साहित्य का प्रभाव क्या होता है, दोनों का आपस में एक दूसरे का प्रभाव क्या होता है, और फिर इन दोनों की चेतना वगैरह के बारे में बताना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप सीधा का सीधा लास्ट में जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। यहाँ पर जो ये छोटा सा
साहित्य का एक नमूना लिखा हुआ है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मोर इम्पोर्टेंट्स और अपडेट मिलते रहें। और इस PDF का पासवर्ड जो लिख लें 100000। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।